Students, good afternoon. Let's begin with our test series. इस सीरीज में जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रिलेटेड है आत्मनिर्भर भारत से या डिजिटल इंडिया से, और ये सारे क्वेश्चन का जो सीरीज है बनेगा आपका 1 से 2 क्वेश्चन। इससे पिछले बार जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत देखे थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन या डिफेंस में, उसी का ये सीक्वल है। और जब आप सारा सीरीज करेंगे तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिला के बनने का काफी उम्मीद है। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, भारत में आईबीएम के ओपन पी टेक की शुरुआत कब हुई थी? अब देखिए इस क्वेश्चन में है आईबीएम और ओपन पी टेक, ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में आईबीएम के ओपन पी टेक की शुरुआत कब हुई थी। when did IBM launched open P-Tech in India? सही आंसर है इसका सी, मार्च 2020। आगे हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। अब चलते हैं IBM। ये IBM है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन ओवर 170 कंट्रीज। ये करीब 170 देशों में ये कंपनी फैला हुआ है। इस कंपनी का मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है आपका यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका में, यूएसए में न्यूयॉर्क शहर आईबीएम का मुख्यालय है। आईबीएम का ये हेडक्वार्टर है। इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1911 में। द कंपनी वॉज सेट अप इन 1911। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में हुई थी। जब ये 1911 में ये कंपनी शुरू हुई थी तो इस कंपनी का नाम क्या था? क्या आईबीएम इसका शुरू से नाम था, या जब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी शुरुआती दौर में क्या इसका कुछ और नाम था? तो 1911 में 1911 में जब ये कंपनी चालू हुई तो इसका नाम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग डैश रिकॉर्डिंग कंपनी। मींस जब ये 1911 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, when the company started, it was known as computing, tabulating and recording। 1911 से ये नाम 1923 तक चलते रहा। लेकिन
1924 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन कर दिया गया। तो आज जो आप IBM का जो नाम देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये नाम कंप्यूटिंग, टैबुलेटिंग, रिकॉर्डिंग को बदल के 1924 में IBM किया गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम लोग पूरे विश्व में संस्था का नाम देखें जिसमें बहुत सारे सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो IBM विश्व के उन कंपनियों में से है जिसके पास बहुत ही ज्यादा कर्मचारी है। सबसे ज्यादा कर्मचारियों के श्रेणी में ये कंपनी आता है। दिस इज नॉट द बिगेस्ट एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनीज, नो, इसमें ज्यादा है। और टॉप 10 कंपनियों में इसका नाम है। किस आधार पे? कि जहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। 2017 के आंकड़े के अनुसार, 2017 के डिटेल्स के अनुसार, 2017 के डिटेल के अनुसार इसमें करीब 3,80,000 कर्मचारी काम करते हैं। 2017 का यदि डाटा देखें तो देयर आर ऑलमोस्ट 3,80,000 एम्प्लॉइज वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। और यहां के काम करने वाले कार्यरत कर्मचारी को क्या बोला जाता है? What is the name given to the employees working with IBM? उनको बोला जाता है IBMers। IBMers इनको कहा जाता है IBMers। ठीक है। यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे इस कंपनी के कर्मचारियों का, इस कंपनी के एम्प्लॉय का, तो अभी तक इनके 5 कर्मचारी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। टोटल नंबर ऑफ IBMers गेटिंग नोबेल प्राइज आर 5। कहने का मतलब 5 एम्प्लॉय को नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसके साथ एक और संस्था है जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड एक और संस्था का हम लोग को जिक्र करना है, और वो संस्था का नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। भारत में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप NSDC कहते हैं। ये क्या है? ये नॉट फॉर प्रॉफिट ये कंपनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ये कंपनी है। मैं कहने का मतलब ये बगैर लाभ के लिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मतलब ये सार्वजनिक कंपनी है जो बिना लाभ के लक्ष्य से कार्यरत करता है। और ये जो है इसकी स्थापना 31 जुलाई को, इसकी स्थापना 31 जुलाई को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत हुई। कहने का मतलब है कि इस कंपनी की शुरुआत, स्थापना, द कंपनी वॉज सेटअप ऑन 31 जुलाई 2008 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, कंपनीज एक्ट 1956 के एक्ट के तहत, जिसमें कि सेक्शन 25 है, धारा 25 के तहत
धारा 25 या सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इस कंपनी की नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इस कंपनी का, ये कंपनी जो है वित्त मंत्रालय, ये एनएसडीसी कॉर्पोरेशन जो है वित्त मंत्रालय के तहत आता है, और वित्त मंत्रालय के तहत एक मंत्रालय है जिसको कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इस कंपनी इसका है MSDE। तो MSDE जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत है। इस कंपनी, इस मंत्रालय का एनएसडीसी में जो शेयर है वो है आपका 49%। तो एनएसडीसी में इसका शेयर है 49%। और निजी संस्थाओं का इसमें जो शेयर है वो है 51%, वो है आपका 51%। अतः आप कह सकते हैं कि आपका एनएसडीसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये काम करता है। आप कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप मॉडल पे, PPP मॉडल पे ये काम करता है। ठीक है। अब इस कंपनी का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसडीसी? इस कंपनी का लक्ष्य ये है कि भारत में एकमात्र ये संस्था है जो कौशल विकास हर एक तबके के लिए, हर एक श्रेणी के लिए स्किल डेवलपमेंट के दिशा में ये काम करता है। जो भी भारतीय हैं, खास करके 18 से 22 वर्षों के उम्र वाले लोगों के कौशल विकास के लिए ये काम करता है, उनको प्रशिक्षण देता है, उनको ये ट्रेनिंग देता है। अब यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा है कि 21 अगस्त 2020 में IBM भारत में कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, यहां के शिक्षार्थियों के लिए एक मॉड्यूल, एक पाठ्यक्रम जो है बनाई है। और ये जो मॉड्यूल है ये IBM के ओपन पीटेक मंच से या प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा। मींस ओपन पीटेक मंच है, प्लेटफॉर्म है, IBM का एक वेबसाइट है जिसमें कौशल विकास के लिए 30 मॉड्यूल, 30 पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और इसकी कुल अवधि जो है 60 घंटे की है। अब ये भारत में किस तरह से आप लाभान्वित होंगे? हाउ विल यू प्रॉफिट फ्रॉम दिस?
यदि आप 18 साल और 22 साल के बीच के युवा हैं तो आपको इस पाठ्यक्रम से लाभ कैसे मिलेगा? तो इस लाभ के लिए एनएसडीसी का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये वेबसाइट है जिसको कि आप स्किल इंडिया पोर्टल कहते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा, तो जिसको आप स्किल इंडिया पोर्टल कहते हैं। इसी स्किल इंडिया पोर्टल पे आपको आईबीएम के द्वारा 30 पाठ्यक्रम या 30 जो है कोर्स आपको दिया जाएगा। तो जो आईबीएम कोर्स डेवलप कर रही है, आप उसको एनएसडीसी के स्किल इंडिया पोर्टल से या कुशल भारत के वेबसाइट से आप इसका मदद ले सकते हैं, है ना। और इसकी शुरुआत आपकी जो है आईबीएम का ओपन पीटेक प्लेटफॉर्म जो है, इसकी शुरुआत मार्च में ही हो गई थी, लेकिन एनएसडीसी के साथ ये पार्टनरशिप में पीपीपी मॉडल में ये लोग अगस्त 2020 में आए। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? यहां तक समझ गए? याद रखिएगा, ये अपने आप में ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन हूबहू आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर, ऐसे ही 10 क्वेश्चन के आधार पे, 10 कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आपको एक मेन क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जब आप पीटी का क्वेश्चन पेपर पलटेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान का शुभारंभ किया। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, आत्मनिर्भर भारत, नवाचार समाधान का मतलब होता है इनोवेटिव सॉल्यूशन। और लोग को क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग को इनवाइट किया जाएगा कि आप इस पोर्टल पे अपना आइडिया दीजिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दीजिए, और शीर्ष टीम को कितना पैसा मिलेगा। तो जो शीर्ष टीम है उनको जो पैसा मिलेगा वो है आपका 2.2 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है 2.30 करोड़ रुपीस। ये है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके। ये देखिए, स्वदेशी क्वेश्चन है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत। इसको देखिए। अब देखिए कि 18 अगस्त 2020 को आपके संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जो पटना के एमपी हैं, वो क्या चालू किए?
वो आपका ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज चालू किए। मींस एक चुनौती, एक कंपटीशन चालू किए। और इस कंपटीशन में किसको प्राइज मिलेगा? उनको बच्चों जो कि नवाचार, नए तरीके का समाधान देंगे। किसकी समाधान देंगे? डिजिटल समाधान देंगे जो भी आपके यहां परेशानी है। तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। अब देखिए थोड़ा सा इसका इतिहास जानिए। आईआईटी मद्रास और सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो आईआईटी मद्रास और सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ये लोग दो तरीके का माइक्रो प्रोसेसर बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास और सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। तो आईआईटी मद्रास और सीडैक दो माइक्रो प्रोसेसर बनाए। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो एक का नाम है शक्ति, 32 बाइट्स। और दूसरे माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? वेगा। ये कितने बाइट का है? 40 बाइट्स। तो आईआईटी मद्रास और सीडैक मिलकर दो माइक्रो प्रोसेसर बनाए और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है बच्चों? शक्ति 32 बाइट्स, वेगा 14 बाइट्स। तो ये दो माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। है ना? अब जो है, जो आपका चैलेंज है, जो आपका कंपटीशन है, इसी माइक्रो प्रोसेसर को आपको उपयोग करना है। You have to use this microprocessor and come out with innovative challenges. You have to come out with innovative solutions. नवाचार समाधान लेके आना है इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर के लिए। यानी कि इसमें जो नवाचार कंपनी है, जो नए कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, और छात्रों को, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया गया है कि आप इस कंपटीशन में आके भाग लीजिए। ठीक है? अब देखिए कि इसमें क्या है कि ये कंपटीशन कितने दिन तक चलेगा? ये कंपटीशन चलेगा 10 महीने तक। यानी कि, है ना, 18 जून 2021 तक चलेगा। शुरू कब हुआ? 18 अगस्त 2020 में। तो ये 10 महीने के लिए 18 अगस्त 2020 में चालू हुआ और ये खत्म होगा 18 जून 2021। ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है कि जो टीम सेमीफाइनल्स में पहुंचेगी, सेमीफाइनल्स के 100 टीम को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो जो टीम सेमीफाइनल से पहुंचेगी, सेमीफाइनल्स के 100 टीम को
1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसी तरह जो टीम फाइनल्स में पहुंचेगी तो फाइनल टीम में जो टीम फाइनल्स में पहुंचेगी उस फाइनल्स में से 25 टीम को भी 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। यानी सेमीफाइनल्स के 100 टीम और फाइनल्स के 25 टीम को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है। और टॉप फाइनल्स के टॉप 10 कंपनी को 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसको कि सीड फंड बोला जाएगा, सीड फंड बोला जाता है। अब आपका सवाल उठता है कि सीड फंड होता क्या है। सीड फंड ये होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट किए, जो आप समाधान दिए, अब उसको जो है हकीकत में उतारिए, और हकीकत में उतारने के लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे कि आप फैक्ट्री बनाएं और वास्तविकता में, रियलिटी में वो एक्सपेरिमेंट को आप प्रूफ कीजिए, और जो भी खर्च होगा तो सरकार जो है 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो है देगी। और ये जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल या 12 मंथ्स रहेगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल या 12 मंथ्स रहेगा। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी डिजिटल है, ये सर्वेलेंस पे है। कहने का मतलब निगरानी हेतु। क्वेश्चन नंबर 3, 18 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा हेतु ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया, है ना। ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली यानी ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम का शुरुआत हुआ, और भविष्य में इंडियन रेलवे कितना और ड्रोन खरीदेगी, भविष्य में भारतीय रेलवे कितना और ड्रोन खरीदेगी, इसी पे आपका सवाल है। चलिए आंसर देखते हैं। ये है आपका रेलवे, रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की निगरानी, रेलवे का ट्रैक सिस्टम, सारा चीज के निगरानी के लिए जो है भारतीय रेलवे ड्रोन जो है इस्तेमाल करेगी। ड्रोन को आप यूएवी भी बोल सकते हैं। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड का मतलब होता है कि जिसमें कोई मानव ना हो। अनमैन्ड, ड्रोन को आप अनमैन्ड, है ना, अनमैन्ड एरियल का मतलब ऊपर हवा में, व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या वाहन कह सकते हैं। तो ड्रोन जो है आपके यूएवी कैटेगरी में आता है। याद रखिएगा, ड्रोन जो है आपके यूएवी कैटेगरी में आता है। सवाल है, रेलवे निगरानी के लिए, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन या अनआर्म्ड एरियल व्हीकल खरीदी है, और इस एरियल व्हीकल का नाम क्या है? इस एरियल व्हीकल का नाम है निंजा। जो ड्रोन रेलवे के द्वारा खरीदा गया है
उसका नाम है निंजा। इसका नाम है निंजा। जो ड्रोन भारतीय रेलवे खरीदी है उसका नाम है निंजा। ये निंजा क्या करेगी? ये निंजा जो भी रेलवे का संपत्ति है, जो भी रेलवे में यात्री पैसेंजर जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की निगरानी करेगी। ये निंजा ड्रोन क्या करेगी? इट विल इंश्योर सेफ्टी बाय सर्वेलिंग, by putting on surveillance the safety of passengers. It will surveil passengers, it will surveil, it will monitor the property of railways. तो रेलवे की सेफ्टी, यात्रियों की सेफ्टी, रेलवे की संपत्ति का ये निगरानी करेगी, ये सर्वेलेंस करेगी। कौन करेगी? निंजा। निंजा क्या है? ड्रोन। और इसके लिए जो मध्य रेलवे है, जो आपका मध्य रेलवे है, जो आपका सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन जो है, सेंट्रल रेलवे का जो मुंबई डिवीजन है, ये दो निंजा ड्रोन खरीदी है। ये दो निंजा यानी सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन 2 निंजा ड्रोन खरीदी है निगरानी करने के लिए। अब देखिए, जो है मुंबई में ही आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे सुरक्षा बल, ये मुंबई में आरपीएफ के 4 स्टाफ को, आरपीएफ के 4 कर्मचारी को ड्रोन के उड़ान में, निगरानी में इनको जो है शिक्षा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अभी तक आरपीएफ जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है 31.87 लाख रुपए जो है इस ड्रोन पे खर्च कर चुकी है। ठीक है, अब जो है भविष्य में 97.52 लाख रुपए और खर्चा जाएगा। 97.52 लाख रुपीस और खरीदा जाएगा। और प्रस्तावना ये है कि 17 और 2 ड्रोन खरीदा जा चुका है, 17 ड्रोन और खरीदा जाएगा। यही है इस क्वेश्चन का डिस्कशन। समझ में आया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पॉलिटी आधारित है। थोड़ा सा जायके बदल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इज पॉलिटी बेस्ड। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, यानी कि इसी पे ये क्वेश्चन आधारित है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए तो कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज क्रिएटेड अ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स। और क्वेश्चन है इसमें क्या क्या सही है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो इस क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाएं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या सही है। तो जो ट्रांसजेंडर के लिए जो राष्ट्रीय परिषद नेशनल बोर्ड का गठन हुआ है, उसके लिए क्या क्या सही है, उस पर ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, है ना, पदेन अध्यक्ष होंगे, ये सही है। नंबर 2, सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है कि इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो ऑप्शन में दिया हुआ है इसी मंत्रालय के सचिव इसके उपाध्यक्ष होंगे, ये आपका गलत है। तीसरा क्या है, इस परिषद का कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं के निर्माण केंद्र सरकार को सलाह देना है। इट विल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो ये सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, और ये सेकेंड ऑप्शन जो है आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही ऑप्शन है इसमें आपका, सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन पे। अब ये जो है सिलसिला, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है आपका जो राष्ट्रीय परिषद, जो आपका राष्ट्रीय परिषद जो गठन किया गया है, राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडर के लिए जो गठन किया गया है, नेशनल काउंसिल जो कि ट्रांसजेंडर के लिए गठन किया गया है, जो कि ट्रांसजेंडर के लिए गठन किया गया है, ये गठन जो है ये गठन अगस्त 2020 में किया गया है। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर हैज बीन सेट अप इन अगस्त 2020। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि किस अधिकार के तहत इसको किया गया है, किस कानून के तहत ये राष्ट्रीय परिषद को गठन किया गया है। Which law has empowered the ministry to open this national council? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि किस लॉ, तो लॉ भी याद रखिएगा, लॉ का नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, है ना, और ब्रैकेट में अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। ये याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन का कानूनी वैधता कहां से आया, तो वो अधिनियम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। यदि आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें, तो इट इज ट्रांसजेंडर persons protection of rights Act 2019। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स?
प्लीज डू लेट मी नो। यहां तक समझ में आया? बताएं बच्चों, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? चलिए, अब जो है इसके इस परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि उस पद के कारण इस परिषद का अध्यक्ष होना। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन यू आर द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, या कहिए पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? तो पदेन अध्यक्ष होंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, है ना? तो हु इज गोइंग टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन? मिनिस्टर of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Minister of the Ministry of Social Justice and Empowerment will be the chairman, will be the ex officio chairman. केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, है ना? अब इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? Who will be the वाइस चेयरमैन? तो इस मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, इस मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सामाजिक न्याय और अधिकारिता के जो राज्य मंत्री हैं, इसके उपाध्यक्ष होंगे। राइट स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस परिषद में आपके सदस्य भी होंगे, इस परिषद में आपके मेंबर्स भी होंगे, है ना? तो मेंबर्स कहां से होंगे, सदस्य कहां से होंगे? तो विभिन्न मंत्रालय से, विभागों से, विभिन्न वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, वेरियस टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज विल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल। विभिन्न मंत्रालय से, विभिन्न विभागों से जो हैं इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के 5 प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे। मीन ट्रांसजेंडर विल हैव 5 रिप्रेजेंटेटिव्स एज अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। तो ट्रांसजेंडर से कितने होंगे प्रतिनिधि? वो होंगे 5, ठीक है? और कुछ गैर सरकारी संस्थान, संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी इसमें प्रतिनिधि होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से भी प्रतिनिधि होंगे, यूनियन टेरिटरी से भी होंगे इनके सदस्य, और राज्यों से भी प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। राइट? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर जितने भी इस परिषद के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। What is going to be the term for the members of this council? Only 3 years. अपवाद कौन है इसमें? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्योंकि वो लोग मंत्री हैं, है ना? तो पदेन अध्यक्ष हैं, पदेन उपाध्यक्ष हैं, तो उनका टर्म है जब तक सरकार रहेगी तब तक वो लोग रहेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अब सवाल है कि इनका काम क्या है, इनका कार्य क्या है। तो ट्रांसजेंडर के लिए जितना भी लक्ष्य होता है, उनको विकास के रास्ते पे, शिक्षा पे जो है आगे बढ़ाना, इस परिषद का काम है। तो ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो या राजनीतिक विकास हो, हर एक विकास के लिए ये काउंसिल जो है काम करेगा। चलिए, अब
इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत पट्टे पे दिया गया है। देखिए, पीपीपी मॉडल है ना, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। तो क्वेश्चन है कि कौन से 3 हवाई अड्डों को जो है निजी भागीदारी में दे दिया गया है। तो जो मुंबई देख रहे हैं आप, मुंबई और दिल्ली पहले ही पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट पार्टनरशिप में कर दिया गया है। तो मुंबई को छोड़ के जो है 19 अगस्त को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को 19 अगस्त को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 19 अगस्त को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को निजी भागीदारी में इसको सौंप दिया गया है। अब सवाल उठता है कि वो निजी भागीदारी कौन है? तो निजी भागीदारी का नाम है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो निजी भागीदारी का नाम है, कौन से कंपनी को दिया गया है? तो वो है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो ये है बच्चों जो है मुंबई छोड़ के तीनों सब इसका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन आपका। इसमें और भी 5 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मिला के आपका एक क्वेश्चन बनेगा, राइट? तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। शाम को 7 बजे हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे। शाम को 7 बजे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग शुरू करेंगे। तब तक ये इफ एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? इफ देयर नो क्वेश्चंस then thank you for this session. We'll meet again in the evening at 7 PM. Thank you.